सो हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका फिजिकल वर्ड। देखिए, वैसे तो ये नए सिलेबस से ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन ये चैप्टर मेरे हिसाब से आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, हमको फिजिक्स पढ़नी क्यों ज़रूरी है, या फिर और भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में फिजिक्स का रियल यूज़ केस बताता है हमको। अदरवाइज हम सीधे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अगर स्टार्ट करें आपका सेकंड चैप्टर, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी छूट जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि आपका वो डिलीटेड भले ही हो चुका है, लेकिन मैं उसको उतने डीप में नहीं जाऊँगा कि जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इतने डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी होता है वो आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दिस वीडियो और दिस चैप्टर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज़ फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड में हमारा जो फिजिक्स होती है, पहले इस टॉपिक में सबसे पहले आता है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो पहला हम देखते हैं इसमें फिजिक्स क्या चीज़ है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का आगे की फिजिक्स में वो पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या चीज़ है। फिजिक्स हमारी एक साइंस की एक ब्रांच होती है, और फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। नेचर, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल फिनोमिना, यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, या हम एक और चीज कह सकते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर, और वी कैन से नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या चीज होता है, देखो पहले तो देखो स्टडी ऑफ नेचर। व्हाट इज नेचर। नेचर क्या होता है, हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ें हमको दिख रही हैं, जैसे ये भले ये पेन दिख रही है, ये भी हमारे नेचर के अंदर है। या फिर हमको अपने चारों तरफ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, या हमारा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, हमको इंद्रधनुष दिख रहा है, रेनबो जिसको बोलते हैं, या फिर हमको हवाएं चलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। या कभी गर्मी महसूस होती है, कभी ठंडा महसूस होता है। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नेचर के अंदर आता है। और नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं। नेचुरल फिनोमिना को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं यानी कि जो नेचुरल हमको अपने चारों तरफ चीज़ें होती हुई चीज़ें दिखती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। जैसे हवा का चलना। जनरली हमने देखा कि जो विंड होती है, हवा होती है, या तूफान जैसा होता है, वो शाम के टाइम ही आता है, 4-5 बजे के टाइम पे, वो भी गर्मी के दिनों में। सुबह के टाइम पे तूफान हमको नहीं दिखता है, रात को 10 बजे 12 बजे हमको तूफान नहीं दिखता है। वो किसी एक्सट्रीम कंडीशन पे दिखता है, जब मौसम ज़्यादा ख़राब है। बट इन जनरल जो हवाएं चलती हैं वो शाम के टाइम ही चलती हैं, 4-5 बजे के टाइम पे। ऐसा क्यों, वो हमको फिजिक्स ही बताता है। यानी कि एक नेचुरल फिनोमिना है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, वो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। या फिर हम कह सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग, वो लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग क्यों होती है, एक नेचुरल फिनोमिना है। बादल का गरजना जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ क्यों होता है, वो नेचुरल फिनोमिना ही है, प्राकृतिक घटनाएं हमारे चारों तरफ की, ठीक है। हमको जून जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, वो सब कुछ आता है नेचुरल फिनोमिना के अंदर ही। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में एक्चुअली फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। अब फिजिक्स पढ़नी क्यों जरूरी होती है, ये सारी चीज़ों के आंसर हम धीरे धीरे आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, और वी कैन से नेचुरल फिनोमिना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स के जो अलग अलग हमारे पास स्कोप है, स्कोप, ठीक है। फिजिक्स का स्कोप, वेट। सो बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं हम स्कोप ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब ये मैं उस स्कोप की बात नहीं बता रहा हूँ कि आपने फिजिक्स लेके या साइंस लेके आपके पास क्या स्कोप है। मैं फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका स्कोप बता रहा हूँ कि एक्चुअल में फिजिक्स कहाँ तक पहुँच चुकी है, या कहाँ तक हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है फिजिक्स की, वो चीज़ पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। जैसे हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है ना, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ मेजर करते हैं। तो अगर फिजिक्स का स्कोप हम कहेंगे कि हम कितनी छोटी से छोटी चीज़ की लेंथ, या कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्कोप। यानी कि कितनी छोटी से छोटी चीज़ का हम साइज, और कितने बड़े से बड़ी चीज़ का हम साइज मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्कोप। तो अगर हम लेंथ की बात की जाए, तो अभी तक 10⁻⁻15 इतनी छोटी लेंथ को हम फिजिक्स ने आराम से कैलकुलेट कर लिया है। अब कुछ लोग सोचेंगे 10⁻⁻15 कितना होता है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको अपॉन में ले जा लेते हैं। 10⁻15 को मैं अपॉन में ले गया, ठीक है, इतना मीटर। अब अपॉन का मतलब होता है कि
मतलब सॉरी, ये 10⁻15 का मतलब है कि एक के पीछे 15 जीरो, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इतना मीटर देखिए, एक के पीछे यहाँ पर देखो 15 जीरो लगा दिया हमने, 15 जीरो लगा दिए, इतनी छोटी डिस्टेंस। चलो आप कहोगे मीटर में इतना छोटा हम कर सकते हैं, चलो इसके 2 जीरो अगर हम और कम करें तो मिलीमीटर, मिलीमीटर कितना छोटा है, बिल्कुल एक स्केल में आपको पता है। तो उस मिलीमीटर के में भी एक मिलीमीटर का 1/13, मतलब एक के पीछे 13 जीरो, इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू, यानी कि इतने छोटे लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए तो एटॉमिक लेवल, यानी कि जो न्यूक्लियर का साइज होता है या उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, इतनी छोटी चीज को हम देख चुके हैं। वो जिस चीज को प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल नहीं है, हम फिजिक्स के हेल्प से हमने उतनी छोटी चीज की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर बड़ी लेंथ की बात करें, अगर हम बड़ी लेंथ की बात करें तो 10⁻25 और 10⁻, या फिर हम कह सकते हैं ये तो एक छोटे से, जैसे हमारा एक लार्ज या यूनिवर्स का साइज होता है, वो यूनिवर्स के साइज को हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 10⁻25 मीटर, ये लार्ज डिस्टेंस की बात हो रही है। इतनी बड़ी डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स का साइज है उसको तक फिजिक्स ने कैलकुलेट कर लिया है आराम से, ठीक है। ये तो लेंथ की बात है। अगर वहीं पर हम मास की बात करते हैं तो 10⁻−30 kg, इतने छोटे वेट तक को फिजिक्स ने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अब 10⁻−30 कितना होता है ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि 1/1 के पीछे लगा लो 30 जीरो। अब एक के पीछे 30 जीरो सोचो, इतना छोटा मास, इतना छोटा मास, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻−31, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा होता है उसका तक मास एक्यूरेटली निकाल लिया है। और अगर बड़े ऑब्जेक्ट में की बात कही जाए तो 10⁻55 kg, 10⁻55 kg, यानी कि एक के पीछे, ये प्लस है देखो, एक के पीछे 55 जीरो लगा दो इस तरह से, तो उतने बड़े, उतने हैवी मास की भी यहाँ पर पूरा एक कैलकुलेशन कर ली है फिजिक्स ने, यानी कि एक्यूरेटली हम निकाल सकते हैं। तो यह है फिजिक्स का स्कोप, कि हम कितनी छोटी से छोटी चीज को और कितनी बड़ी से बड़ी चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। इट इज नॉट अ स्कोप ऑफ योर कैरियर, ओके, इट इज जस्ट अ स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट का स्कोप बता रहा हूं मैं, ओके। ओके नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में से, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपका है फोर्सेस इन नेचर, या जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, या फंडामेंटल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब कि इस दुनिया में देखो जितनी भी हमारी फिजिक्स बनी हुई है, उस फिजिक्स को हम हमेशा इजी बनाना चाहते हैं और उसको छोटे से छोटा बनाना चाहते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो जितनी भी हमारे इस दुनिया में हमारे पास फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस को साइंटिस्ट ने सिर्फ 4 कैटेगरी में बांटा है, सिर्फ 4 कैटेगरी में उनको बांट दिया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि 4 फोर्सेस बना दिए हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी हमको दुनिया भर के फोर्स दिखते हैं पूरी दुनिया में, वो 4 ही प्रकार के फोर्स हैं, चारों में से ही कोई एक फोर्स है हो। जैसे फर्स्ट फोर्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। फिर आपका जो सेकंड फोर्स है उसको बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिलहाल मैं यहाँ पर उसको बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड फोर्स आपका यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ लिसन, हम अब इन चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपका ये जो 4 फोर्सेस हैं, ये 4 फोर्सेस आपके आगे की पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हर बहुत बार। तो वहाँ उसको उस टाइम पे पीछे फिर से आने से कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहले फोर्स की तरफ को बढ़ते हैं, जो कि है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नाउ लिसन, द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत स्टडी की है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पर डिटेल में, एक चैप्टर नंबर 8 है आपका, या अब नई बुक में चैप्टर नंबर 7 बन चुका है, उसमें एक पूरा चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है जिसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो इस
चार फंडामेंटल फोर्सेस में से जो सबसे वीकर फोर्स आपका है, सबसे वीक, सबसे कमजोर फोर्स जो आपका है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होता होगा, बट ये हमारा एक मिथ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन अवर नेचर। वीकेस्ट, सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ, इसको समझते हैं यहाँ पर। देखो, अब देखिए, जो सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एफ कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। क्लास 9th में अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो, जहां पर F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है? F होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, G होता है आपका कांस्टेंट, मास होता है दो बॉडीज का मास m1 m2। फॉर एग्जांपल, एक मास अर्थ का हो गया और एक मास हमारा हो गया m1 m2, और आर स्क्वायर होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए, और जो G होता है, G होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -11, और इसकी वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस तरह से इसकी यूनिट होती है। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, कैसे कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है, इस पे आते हैं। पहले तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत उसका इंट्रो देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब भी यूनिवर्स में दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज, चाहे वहाँ अर्थ है या नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी है या नहीं है, डजेंट मैटर, यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ओके। ग्रेविटी इज अ डिफरेंट थिंग, ग्रेविटी इज स्पेशली यूज फॉर अर्थ, ग्रेविटी स्पेशली अर्थ के लिए यूज किया जाता है, ओके। बट ग्रेविटेशन जो होता है एक यूनिवर्सल टर्म है। यूनिवर्सल टर्म है मीन्स ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स में अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो अब देखिए, इसकी इसका फोर्स कितना होता है वो देखते हैं। हम एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मास लिया m1 जिसका मास है 1 kg, ये m1 लिया मैंने, और एक मास मैंने लिया m2 और इसका मास लिया 1 kg अगेन, और इन दोनों को मैंने बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया। मैंने सबको 1 1 लिया है ऐसा यूनिट में, सबको 1 1 है ना। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर फोर्स को। तो F इक्वल टू, फिलहाल G को G ही रहने दो, मास आपका आ गया 1, दूसरे का मास भी आपका आ गया 1, अपॉन आर आ गया उनके बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर इनकी 1 मीटर। तो F इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? G। F इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? G। अब समझने की कोशिश कीजिए, G की वैल्यू हमने यहाँ पर बता रखी है, जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसको पुट कर दिया, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब इसको अच्छे से देखने की कोशिश करो, इसको समझते हैं क्या चीज़ आया। जब मैंने सारी चीज़ें 1 1 ली हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा और 1 1 kg के दो मास लिए हैं, मैं उनके बीच में फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जिसके पास भी मास होता है उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इनमें फोर्स कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी, कितनी वैल्यू आ रही है इसके पास। तो हम देखते हैं कि इसके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 6.67, और 10⁻⁻11 को थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे डाल लेते हैं, क्योंकि माइनस है तो नीचे आने पे वो क्या आ जाएगा? प्लस। तो अब देखिए, अब अगेन फिर से देखिए, एक के पीछे 11 जीरो, नीचे देखिए डिनोमीटर में 6.67, और 1 के पीछे कितना है? 11 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो कितनी छोटी वैल्यू आ रही, इतना छोटा, इतना कम न्यूटन, बहुत ही कम। तो कहने का मतलब है कि दो मासेस के बीच में इतना कम, अगर वो सिंगल एक एक केजी के मास है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो इतना कम, इतना कम, बहुत ही कम जो है उनके बीच में फोर्स निकल के आ रहा है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमको तो बहुत ज़्यादा लगता है। डेफिनेटली वहाँ पर हमको ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन दो मासेस में से देखो, अर्थ का मास भी बहुत ज़्यादा है और हमारा मास भी बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ का मास ज़्यादा होते ही फोर्स ज़्यादा लगने लग जाता है। अर्थ का मास ज़्यादा होते ही फोर्स ज़्यादा लगने लग जाता है। कैसे? देखो, इस वाले फॉर्मूले में ही देखो, चलो अपना मास थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, बहुत किसी भी चीज़ का, बहुत छोटी सी चीज़, और अर्थ का मास पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूटन आएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। हाउ, हम कैसे कहेंगे इस चीज को? यहाँ पर मैंने इसको प्रूव कर दिया है ना। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसके बाद आते हैं हम अगला फोर्स, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड फोर्स, सेकेंड फंडामेंटल फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होता है, बट वहां पर एक थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। देखो फॉर्मूला भी सेम है, अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला भी सेम है। एफ इक्वल टू जी की जगह पर कह देते हैं के। देखो वैसे फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था ना। तो एफ की जी की जगह पर हम कह देंगे कि m1 और m2 क्या आ जाएंगे, दो चार्जेज आ जाएंगे q1 और q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कितना होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो बॉडीज जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू कांट बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 टू द पावर 36, 10 टू द पावर 36, यानी कि एक के पीछे 36 जीरो लगा लो, इतना गुना। डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, इतना मैं डबल ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूं। एक के पीछे, वन के पीछे 36 जीरो, 36 जीरो लगाओ, इतना ज्यादा गुना, मल्टीपल स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीकर फोर्स होता होगा, है ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना टाइम्स होता है, 10 टू द पावर 36 टाइम। ठीक है, इतना ज्यादा गुना स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, इसको वैसे इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में इसको बताया जा सकता है सारी चीजों को, बट वी डोंट वांट टू गो in that much of level. ठीक है, only we have to understand how many type of forces are present in our nature. Now this is our electromagnetic force and electromagnetic force इतना होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स को यहाँ पर एक कूलम फोर्स भी बोलते हैं, कूलम फोर्स, जिसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट इज अबाउट 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, बट इतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। नाउ अब अगले फोर्स के बारे में बात करते हैं, जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ द थर्ड फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वी कैन सिंपली वी कैन से न्यूक्लियर फोर्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये दो आपको उतना समझ में नहीं आया, इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन ये समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो द थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या चीज़ होता है, इसको समझते हैं जरा सा। बहुत बहुत गजब की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जरा एक से समझते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये सब कूलम फोर्स के अंदर आता है, या फिर इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। यानी कि जो चार्जेस का प्लस अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला है, वो किसके अंदर आता है, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर, है ना। बट उसके अलावा और ग्रेविटेशन के अलावा भी एक और फोर्स बहुत गजब की चीज है। कैसे, जरा देखते हैं इसको एक बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे देखो, सुनो, हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन होता है उनके बीच में, रिपल्सन। और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन ही होता है, रिपेल करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा है बचपन से, है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमने अब क्लास 9th में एक और चीज़ पढ़ी होती है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में। हमने पढ़ा है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और चारों तरफ से होते हैं यहाँ पर ऑर्बिट, ऐसा करके हमने पढ़ा है। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी कि जो न्यूक्लियस होता है वहां पर सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो इतना आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उस पर सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। अब न्यूट्रॉन को तो छोड़ दो, बिकॉज वो न्यूट्रल रहता है, उसके बाद कोई चार्ज नहीं, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, बिकॉज इट इज चार्जलेस। सो अब यहाँ पर रहते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे क्या रहते हैं, न्यूक्लियस पे हमारे पास रहते हैं प्रोटॉन। सारे के सारे प्रोटॉन एक साथ रहते हैं एक छोटी सी जगह में, बहुत ही छोटी सी जगह में। ठीक है, एक बड़ा सा रूम है, उस रूम के ठीक सेंटर में सुई के नोक के बराबर जगह पे सारे के सारे
प्रोटॉन रहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इतनी छोटी जगह लेके चलते हैं पूरे एटम में न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस में सारे के सारे रहते हैं प्रोटॉन। अब हमने एक चीज पढ़ा है कि प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं रिपल्सन। तो सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिव हैं और वो सारे के सारे रिपल्सन करते हैं। तो अगर सारे के सारे रिपल्सन करते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी सी जगह पर कैसे रहते हैं, दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर कैसे रहते हैं, जबकि उनको रिपेल होकर बहुत दूर दूर हो जाना चाहिए था और पूरे न्यूक्लियस को तोड़ के या न्यूक्लियस से बाहर चले जाना चाहिए था। बट हमने देखा है कि सारे के सारे प्रोटॉन एक ही साथ रहते हैं, है ना। सो स्टूडेंट, सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस पे इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन तो होता है इनके बीच में, रिपल्सन तो होता है कूलम फोर्स की वजह से, इनको दूर दूर चले जाना चाहिए था। लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इतने नज़दीक हैं, इतने नज़दीक हैं कि इस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स के अलावा इस पे एक और फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जरा अच्छे सुनिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है कि मैं लगूंगा, लेकिन मैं लगूंगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि छोटी डिस्टेंस अगर होगी तभी जाके मैं लग सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ को ला रहा हूं, तो जितनी नजदीक लाऊंगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो सेकंड वाला फोर्स था, वो इस पर अप्लाई होने लग जाएगा, यानी कि इसको रिपेल करेगा और आने नहीं देगा और धक्का मार के वापस भेज देगा, धक्का मार के वापस भेज देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूं, और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगा तो थोड़ा आगे तक गया ये, और उसके बाद फिर से इसने धक्का मारा, उतनी जोर से धक्का मारा और वापस आ गया। मैंने कहा चलो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा धक्का मारते हैं तेजी से। मैंने इसको और तेजी से फेंका और नजदीक आके और वापस आ गया, फिर और नजदीक तक गया, फिर वापस धक्का मार दिया। फिर मैंने इसको इतनी जोर से फेंका कि लगभग ये इसी के पास चले गया। इसके पास चले गया तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है अब वो इफेक्ट में आ जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, एक छोटी डिस्टेंस के लिए लगता है, यहीं तक लगेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला फोर्स होता है। अब जैसे इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेगा कि मेरी तरफ को ही आ जा, बार बार धक्का मारने की जरूरत नहीं। सो स्टूडेंट, ये इस तरह की एक सिचुएशन है। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा फनी टाइप का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये आपकी मान लो कोई एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है। तो ये लड़की को ये लड़का प्रपोज करता है, ठीक है, प्रपोज करता है। तो लड़की स्टार्टिंग में नखरे दिखा रही है ना। तो लड़का उसके पास जाता है, वो उसको प्रपोज करता है, तो लड़की उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, जो सेकंड वाला फोर्स है, और वो क्या लगता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। अब इसने थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट डाले और नजदीक आया तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। जब ये बार बार इतनी कोशिश कर रहा, बार बार इतनी कोशिश कर रहा, बार बार कोशिश कर रहा और बहुत ज़्यादा नजदीक आ गया, तो लड़का कहेगा यार छोड़ यार, इतनी बार रिजेक्ट क्या करते, चल हाँ कर देती हूँ, है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक दूसरा फोर्स इफेक्ट में आ गया, दूसरा फोर्स आ गया है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कर रहा है कि मैं तभी लगूंगा जब ये बहुत ज्यादा नजदीक आएगा मेरा, तब तक क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगभग 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। जैसे एग्जांपल के लिए, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को स्टार्टिंग में जब धक्का मारा था तो 1 न्यूटन से मार रहा था, लगातार 1 1 न्यूटन से धक्का मारा था। लेकिन जब ये नजदीक आ गया यहाँ पर, ये प्लस वाला अभी भी इसको धक्का मार रहा है, कितने से मार रहा है, 1 न्यूटन से। लेकिन जैसे ये नजदीक आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा और 100 न्यूटन से खींच देगा। तो डेफिनेटली 100 न्यूटन इज ग्रेटर देन 1 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स ज्यादा है 1 न्यूटन से। तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला है इसके पास चिपक जाएगा। तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो इसी वजह से रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अगर किसी तरीके से ये प्लस वाला चार्ज इससे थोड़ी सी भी दूर चले जाए ना, ये सारे के सारे प्लस चार्ज को धक्का मार के फेंक देंगे। क्यों मार के फेंकेंगे, क्योंकि वहां पर क्या इफेक्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई और यहाँ पर वीक जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तभी काम करता है जब 2 प्लस चार्ज या 2 माइनस चार्ज, सेम चार्ज, आप बहुत ही नजदीक होते हैं। मींस जनरली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए चार्ज की जरूरत ही नहीं है,
चार्ज की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी उसको नहीं देखता है, कौन मेरे कितने नजदीक है उसको देखता है। अगर उसके नजदीक न्यूट्रॉन भी हो ना तब भी खींच लेगा, प्रोटॉन होना तब भी खींच लेगा। क्या चीज चाहिए बस, वो उसके नजदीक होना चाहिए, बहुत नजदीक, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या देखता है, चार्ज होना चाहिए, चाहे वो नजदीक हो दूर हो लेकिन चार्ज होना चाहिए। शायद समझ में आ गया होगा। जैसे इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कैसे देखिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। अब मैंने क्या किया, चल यहाँ से एक प्रोटॉन, मैंने कहा कि एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसका प्रोटॉन लिया मैंने कहा चल एक काम करते हैं इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया यहाँ से फेंका, तो ये प्लस वाले ने इसको रिपेल कर दिया और ये वापस फेंक दिया इसको, ठीक है। फिर मैंने इसको और तेजी से फेंका तो ये फिर से वापस कर दिया। क्यों वापस हो रहा है, क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है तो इसने इसको वापस फेंक दिया। लेकिन अब मैंने कहा कि इसको और तेजी से फेंकता हूं, और फेंकते 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 मैं इसको इसके नजदीक ले आया। अब क्या हुआ, जैसे इसके बहुत नजदीक आ गया तो यहां पर क्या लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों चीजें, दोनों जो मास हैं यानी कि दोनों जो प्रोटॉन है वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे हो। जैसे ये बहुत कम डिस्टेंस पे आ गए तो यहां पर लग जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और कैसा न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है जो कि होता है शॉर्ट डिस्टेंस। अगर ये अनचार्ज होता तब भी ये इसको पकड़ लेता, अगर ये भी अनचार्ज होता तब भी ये इसको पकड़ लेता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के लिए चार्ज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चार्ज हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक ही चीज देखता है कि वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक होना चाहिए। चार्ज कब दिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। दूसरा जो नंबर का फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, लेकिन इसकी एक क्या खासियत है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसका मतलब ये प्लस और प्लस अभी भी इसको रिपेल कर रहा है लेकिन 1 न्यूटन से कर रहा है, वहीं पर 100 न्यूटन फोर्स से यानी कि 100 गुना से ज्यादा ताकत से ये प्लस वाला इसको खींच के रख रहा है क्योंकि उसके नजदीक आ गया। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारे न्यूक्लियस में ही लगता है। न्यूक्लियस में लगता है कहने का मतलब है कि ये भी हमारा एटम पे ही लगता है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसे ये हमारे पास मान लो प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है ना। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से यहां से भाग जाता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से पकड़ के रखा है उसको बोलते हैं वीक वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर इसको यहां से भागने के लिए जितनी यहां पर ताकत की जरूरत है उसको बोलते हैं यहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो फिर से सुनिए, वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है और जितने फोर्स से पकड़ के रखा है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे तो थोड़ा सा कम होता है, उससे तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी स्ट्रॉन्गर होगा। तो कहने का मतलब कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वीक बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां पर लगता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ने की कोशिश करता है तो तब जाके हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, इसको एक सिंपल सा एक टर्म और बोलते हैं, इसको बीटा डीके भी बोलते हैं। अब बीटा डीके क्या है उसको आप जो है आगे को पढ़ते रहोगे फिजिक्स में, इतना डिटेल में इसने अभी नहीं जाना है। आपका एक न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस और एटम करके 2 चैप्टर हैं क्लास 12th में, वहां पर इनके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज जैसे कि हमने यहाँ पर फिजिकल वर्ड पढ़ा, फिजिकल वर्ड में आपके जितना आपके कॉन्सेप्ट जरूरी थे आगे की फिजिक्स के लिए वो चीज़ हमने पढ़ी, क्योंकि ये चैप्टर आपका वैसे डिलीटेड चैप्टर हो चुका है एज पर योर सिलेबस ऑफ 2024। सो लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय।